चलो, सो एक टेबल मैंने भेजी थी, राइट? वो टेबल निकालो, छोटी वाली। या तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, दो में से कुछ एक तो हो। दो टेबल्स थी, एक थी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और एक थी चैप्टर नंबर 3, राइट? देखिए, कोई काम दिया जाए तो उसे करिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अगर पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो अगर बोला है कि याद करो तो वो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो उस टेबल का इंपॉर्टेंस, कुछ दिन बाद आएगा समझ में। इफ आई एम टेलिंग कि वो टेबल आपको याद हो तो वो टेबल आपको याद हो। वो छोटी वाली टेबल को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, वो आपको एज अ वैलेंसी के साथ याद करनी पड़ेगी। इतना आप कर सकते हो कि -2 +2 याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन एलिमेंट्स के नाम और सिंबल याद रखने चाहिए। इसकी वैलेंसी वहां पे 1 थी, जिनकी वैलेंसी वहां पे 2 थी, और जिनकी वैलेंसी वहां पे 3 थी। अदरवाइज मैं यहां लिखवाऊंगा, एक एक को वो टेबल याद नहीं होगी तो मैं लिखवाऊंगा। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस आपको 9th क्लास में समझ में नहीं आया, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे बोल दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कितनों को यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल पता है? बिल्कुल करेक्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, कोई एक, हाँ क्या, NH NH3। अरे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे बेटा, मैं ये पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट लिखते ना, कैसे लिखते हैं? H2SO4, राइट? हाइड्रोजन क्लोराइड लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? HCl। ऐसे मैंने पूछा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो कैसे लिखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड? NH NH3 होल OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH3OH। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पक्का? अब देखिए, अगर आपको वो टेबल याद होती, अब see why I am giving the time to the basics। अब आपको यही नहीं पता कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो आप ये कैसे निकालो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बनते हैं। Until unless you don't know what is ammonium hydroxide, see we have ample amount of time to solve all these, बहुत टाइम है, कोई इश्यू नहीं है। At least you should know what is ammonium hydroxide। अब मान लीजिए आपको वो टेबल याद होती, अब मैं क्या ऐसे प्रिंट निकाल के दूं क्या 30-40 बच्चों को वो टेबल? 20-30 तो यही बैठे हैं, अभी बढ़ेंगे तो इतने प्रिंट निकाल के नहीं। आपकी 9th क्लास की बुक में है वो, अभी आपके पास 9th क्लास की बुक होगी ना। मैंने आपसे पहले कहा था दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लोग सीरियस फर्स्ट डे से नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है, बंद कर दूंगा मैं कल। मेरी बात को समझिए, राइट? अगर आपके पास वो टेबल होती तो मुझे अभी बोर्ड पे नहीं लिखनी पड़ती, और वो सारे एलिमेंट्स मुझे बोर्ड पे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप पे फॉर्मूलेज एक लड़की ने बोला वो भी ये, बाकी ने तो कोशिश भी नहीं की। तो यही इश्यू है। जैसे आपसे बोला जाए सोडियम क्लोराइड तो आप लिख लोगे NaCl, सिंपल है,
राइट। लेकिन आपसे बोल दिया जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिक्कत जाएगी। पोटेशियम परमैग्नेट, इश्यू जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब अभी आपको क्लास 10th में यूज होना है। सिर्फ उतनी सी टेबल से आप ये सारे फॉर्मूलेस बना सकते हो बेटा। उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 15-20। आप 15-20 एलिमेंट्स याद नहीं कर सकते। आप मैथ्स में 20 तक टेबल याद करते हो यार, करते हो ना? तो वो 20 एलिमेंट्स याद करने में आपको इश्यू जा रहा है। वैलेंसी वाइज लिखे हुए हैं। चलिए फिर यही देखिए, आज वो तो पहले जब तक फॉर्मूला बनाना नहीं सीखोगे आई कांट प्रोसीड। इधर देखो, अलग बात है। खैर, ये वैलेंसी बन के है, ठीक है, बनाओ कॉपी में, राइट, लिखो कॉपी में अभी, और अब भी याद होने चाहिए। ये अगर 9th में पढ़ लिया होता, देखिए कितना सिंपल है, तो केमिस्ट्री को इतना डिफिकल्ट। पहले एक बार देख लीजिए, इनमें से आपको इसका नाम पता है सोडियम है, इसका नाम पता है पोटेशियम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है एक भी बच्चे को मैं लिख दूंगा, ये Ag सिल्वर, CO कॉपर, राइट। कॉपर की कभी कभी वैलेंसी +1 भी होती है और कभी कभी वैलेंसी -1 भी होती है, राइट, सॉरी +2 भी होती है। कभी कभी इसकी वैलेंसी +1 भी होगी और कभी कभी इसकी वैलेंसी +2 भी होगी, राइट। कब 1 वाला यूज करना है, कब 2 वाला यूज करना है, वो अभी पता पड़ेगा, राइट। इसके बाद इसको सब जानते हैं, ये मैग्नीशियम,
क्या है ये? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और मैंगनीज में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। Mg मैग्नीशियम होता है, Mn मैग्नीज होता है, राइट। मैग्नीशियम बहुत ऊपर लाई करता है इस टेबल में, जो आपको वो 30 एलिमेंट्स वाली बताई थी, और ये जो Mn है वो आई थिंक 25वें नंबर पे लाई करता है, 24 और 25 उसका एटॉमिक नंबर है। वो जो 30 एलिमेंट्स वाली टेबल है उसमें आपको ये क्लियर होगा, राइट। अभी के लिए आप मैग्नीशियम को ध्यान रखें। Ca कैल्शियम, राइट, जिसको नहीं पता वो लिखते जाओ। Zn जिंक, Fe आयरन, Co अगेन कॉपर, Al एल्यूमिनियम, Fe आयरन। Fe आप 2+ में भी देख रहे हो, Fe आप 3+ में भी देख रहे हो, एल्यूमिनियम भी 3+। ये 1 वाले हैं, ये 2 वाले हैं और ये 3। यहां देखो, ये कहलाता है हाइड्राइड, ये भी हाइड्राइड, राइट। एक प्लस है एक माइनस है, कौन सा कब यूज करना है वो अभी पता पड़ेगा, राइट। हाँ, ऊपर वाला हाइड्रोजन है, नीचे वाला हाइड्राइड है। माइनस वाले को हाइड्राइड कहते हैं, प्लस वाले को हाइड्रोजन, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेना, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्राइड। ये क्लोरीन हो, ये ब्रोमीन हो, ये आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। इसके बाद O2 माइनस, ऑक्साइड। क्या है ये? ऑक्साइड। F सल्फाइड है, D आता है, D सल्फाइड, क्योंकि आपको 3 मिलेंगे। एक मिलेगा सल्फाइड, एक मिलेगा सल्फाइड और एक मिलेगा सल्फेट। जैसे जो S अकेला होता है वो सल्फाइड है, SO3 जो होता है वो होता है सल्फाइड, T आ जाता है। और SO3 की जगह SO4 होता है तो क्या हो जाता है? सल्फेट, राइट। तो ये आपका क्या है? सल्फाइड। ये क्या है? ऑक्साइड। फाइन। ये क्या है? नाइट्राइड, डी आएगा, नाइट्राइड। फाइन। अमोनिया, क्या है इसका वैलेंसी? -1। OH हाइड्रोक्साइड, क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइड, -1। NO3 माइनस, नाइट्रेट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ नाइट्रेट। SCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 माइनस कार्बोनेट, ये बता ही चुका हूं। क्या ये? सल्फाइड। और ये क्या है? सल्फेट। ये क्या है? फोस्फेट। ठीक। अब मान लो अगर ये टेबल आपको याद होती और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप किसका फॉर्मूला बनाओ? हाइड्रोजन सल्फेट का। किसका फॉर्मूला बनाओ? हाइड्रोजन सल्फेट का। इस टेबल में हाइड्रोजन का है, ये है। क्या है इसकी? +1। यहां लिख दो हाइड्रोजन और इसके नीचे क्या लिख दो? इसका 1। किसके साथ बनाना है? सल्फेट के साथ। कहां दिख रहा सल्फेट? ये रहा। क्या है सल्फेट? SO4। यहां पे लिख दो SO4 और SO4 के नीचे क्या है? -2। कितना इसकी वैलेंसी? तो मैं -2 लिखना लिखो वरना 2 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई पे लो, H के साथ क्या आ जाएगा? 2 और SO4 के साथ 1, क्या बन जाएगा? H2SO4। अब दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी, वो आप इस टेबल से बना सकते हो, राइट। अगर मैंने कहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना, क्या बनाना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद हो कि मैग्नीशियम +2 में लाया कर रहा था और हाइड्रोक्साइड OH सबसे लेफ्ट में ऊपर लिखा था, मतलब -1 में था। किसमें था? -1। देखो एक ही बार मैंने टेबल लिखी है, मुझे ध्यान है मैग्नीशियम मैंने कहां लिखा है? इस साइड कहीं बीच में लिखा है, मतलब कहां? +2 में है ना, +2 में। और हाइड्रोक्साइड मैंने सबसे लेफ्ट साइड कहां लिखा हुआ है? ऊपर को, मतलब -1 में।
कोई बात नहीं, देखिए इसको मिटा दीजिए, मैग्नीशियम और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्साइड। पहले तो सिंबल याद होने चाहिए। मैग्नीशियम का कितना था, +2, हाइड्रोक्साइड का कितना था, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो आप Mg के साथ क्या आ जाएगा, 1, साइन कंसिडर नहीं करना है। Mg के साथ क्या आ जाएगा और OH के साथ क्या आ जाएगा, 2। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते MgOH2, इसका मतलब है कि सिर्फ H के साथ क्या है, 2। आप एक काम करिए, ब्रैकेट लीजिए और कंप्लीट लिखिए, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्मूलेज बनाना कोई डिफिकल्टी का काम है क्या, नहीं, अनटिल अनलेस आपको एक टेबल याद है, आपको ये टेबल याद। तो अपन को केमिकल रिएक्शंस में इसी टाइप के फॉर्मूलेज यूज करने हैं बेटा, और वहां पे ये फॉर्मूलेज डायरेक्टली यूज किए जाएंगे। तब आपको इश्यू जाएगा कि ये कहां से, या तो आपको याद करना पड़ेगा, या फिर ये टेबल याद होगी तो आप कहीं से भी लिख लोगे। रिएक्टेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको गिवन रहते हैं, प्रोडक्ट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। अगर आपको बोला जाए कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक्वस अमोनिया से मिलाया गया, तो बताइए क्या बना। अब पहले तो अपन लेड नाइट्रेट बनाए, क्या बनाए, लेड नाइट्रेट। इसमें नाइट्रेट है लेकिन लेड नहीं है, इसमें कहीं लेड दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन जो कल वो 30 वाली टेबल थी उसमें लेड था। आपको लेड की वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो आप लेड नाइट्रेट बना लोगे क्योंकि नाइट्रेट इसमें लिखा हुआ है, राइट। इस टाइप के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आएंगे, समझ रहे हो। तो इतना सिंपल नहीं है, कम से कम एटलीस्ट ये टेबल तो आप याद रखो। और मैंने आपको वो बोले थे हाई नीबे बगनो पानी, उसमें मैंने आपको 30 एलिमेंट्स याद कराए थे, राइट। हाइड्रोजन से शुरू करके जिंक पे खत्म हुए थे अपन। मैंने बोला था अगर किसी को वो लाइन मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दूंगा, उससे आप 30 एलिमेंट्स बोर्ड पे लिख सकते हो। उनकी वैलेंसी निकालना बहुत सिंपल है, कल ही बताया था, 2, 8, 18, 32 करके निकालते जाओ, राइट। तो कहने वाली बात यह है कि यहां पे आपको अगर ये टेबल याद है, यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द फॉर्मूला। आप यहां से कोई भी फॉर्मूला बनाइए, यहां से आप बना लीजिए जिंक सल्फेट, क्या बना लीजिए, जिंक सल्फेट। तो जिंक का कितना है, 2, सल्फेट का कितना है, -2, राइट। तो मान लीजिए आपने यहां पे लिखा हुआ है Zn और यहां पे क्या लिखा हुआ है, SO4, सल्फेट, ठीक। यहां जिंक के ऊपर कितने का साइन है, +2, जिंक के नीचे कितना लिख दो, +2। सल्फेट के ऊपर कितने का साइन है, -2, तो सल्फेट के नीचे भी कितना लिख दो, 2। दोनों का क्या करो, क्रॉस। तो या तो आप लिखोगे कैसे, Zn2 और SO4 के साथ भी 2, या एक तरीका ये, या फिर 2 अगर दोनों में आ रहा है तो वो कैंसिल आउट भी हो जाते, क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो आपको एक 2 लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। तो जिंक सल्फेट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा मिलेगा ZnSO4। तो अगर मैं अभी अगले चैप्टर में डायरेक्टली यूज करूं ZnSO4, तो आपको पता होना चाहिए ZnSO4 इज जिंक सल्फेट। जैसे कल मैंने इस चैप्टर में यूज किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने कहा था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न करते हो, मतलब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, ऑक्सीजन। हमेशा ध्यान रखिए पूरी केमिस्ट्री के लिए, जब भी आप कोई चीज बर्न कर रहे हो, मतलब आप उसको O2 से रिएक्ट मार रहे हो। किससे रिएक्ट मार रहे हो, O2। बिकॉज कंबक्शन हमेशा कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, राइट। तो आई कैन राइट द रिएक्शन लाइक Mg, मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट कराया था, +O2। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, जिनको हम रिएक्ट करते हैं, जिनका हम रिएक्शन कराते हैं, जो हमारे इनिशियल है वो क्या है, रिएक्टेंट्स। इसके बाद ये दोनों जब रिएक्ट करें, तो मैंने आपको बताया था एक पाउडर मिला था व्हाइट कलर का, जब आपने मैग्नीशियम को जलाया था, वो पाउडर का नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने वहां डायरेक्टली वर्ड में यूज किया था। अब अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम का क्या है, +2, और ऑक्साइड का कितना है, -2, उतना मुझे याद है, बट देख लो फिर भी ऑक्साइड का है
ये लिखा है, कितना है -2, +2 -2 कैंसल, सीधा लिख दो MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। बस यही पढ़ना अगले चैप्टर में। तो अनटिल अनलेस आपको अगर ये टेबल याद है तो आप जानते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है। अदरवाइज आप पेपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO2 लिखोगे, अदरवाइज आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg2O लिखोगे, या आप हाइड्रोजन सल्फेट को HSO4 लिख दोगे। कुछ कुछ तो आपको याद रहेंगे, लेकिन सब याद नहीं रहेंगे ना, उसके लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे बोला था दैट जस्ट लर्न दिस टेबल बेटा, कम से कम जितने हो जाए उतने कर लो, सब मत करो। देखो सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट तो अभी हो गए, क्योंकि सल्फाइड है S, जिसकी वैलेंसी क्या है -2। ठीक, सल्फेट और सल्फाइड की भी वैलेंसी कितनी है, -2। लेकिन सल्फाइड और सल्फेट को लिखने का तरीका क्या है, SO4। तो 3 तो हो गए, राइट। ऑक्साइड बहुत ज्यादा यूज होता है तो वो हमें याद है -2, O के ऊपर कितना, -2। हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा यूज होता है, वो भी हमें याद है -1। अमोनियम बहुत जगह यूज होता है, वो भी हमें याद है -1। अमोनियम में क्या लिखते हैं, NH4। क्या लिखते हैं, NH4। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो ये एक अलग ही एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, CO, ये लिखा हुआ है कार्बोनेट, CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कार्बोनेट है, बट हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -1, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। आपको कार्बोनेट याद रखना है। क्या याद रखना है, कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट रहने दीजिए। आपको अगर कार्बोनेट याद है तो HCO3 वैसे ही याद आ जाएगा, सिर्फ H लगाना है आगे। तो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, -2, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, -1, राइट। मैं अगर आपसे यहां से बोलूं कि आप मुझे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के बताओ, क्या बना के बताओ, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आएगा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, KHCO3, बस पक्का। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रही टेबल बनाई हुई जरा, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 9th क्लास के एनसीईआरटी लाइन हमने अभी तो निकाल, 9th पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना जरा। KHCO3, सिर्फ क्या आएगा, KHCO3। कैसे आएगा, K का क्या है, +1, HCO3 का क्या है, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का कोई मतलब नहीं है, सीधा लिख दो KHCO3। बनाइए अमोनियम सल्फेट, ओरली बना सकते हो आप, बनाइए। व्हाट इज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेट। ऑनलाइन वाले आंसर कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके, आपको वो सुविधा दी गई है। सल्फेट मैं बोल रहा हूं, फिर भी सल्फाइड पूछ रहे। एमोनियम सल्फेट, आराम से, इतना सिंपल नहीं है। गुड, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। NH4, NH4 मतलब होल ट्वाइस और SO4। गुड, उसको बोला करो होल ट्वाइस। अगर आप बोलोगे NH4 2 SO4 तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, राइट। ऐसे बनेगा, देखो ये तो आंसर है, NH4 होल ट्वाइस SO4। एक बना कैसे, यहां देखो सारे के सारे यहीं बना दे रहे। ये NH4 अमोनिया, अपन को क्या बनाना था, क्या बनाना था अपन को, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सल्फेट क्या होता है, SO4, राइट। अमोनिया की वैलेंसी कितनी है, -1, सल्फेट की कितनी है, -2। साइन से में कोई मतलब है क्या, नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो
तो NH4 के साथ क्या आ जाएगा 2 और SO4 के साथ क्या आ जाएगा 1। तो मैं लिख सकता हूं NH4 होल टॉइस SO4। तो क्या बन गया अमोनियम सल्फेट। एक दो और बनाओ फिर आगे बढ़ रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा देख के बता दो ऐसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा COH नहीं CaOH होल टॉइस। ठीक है ठीक CaOH होल टॉइस। कैल्शियम की 2 OH की -1 तो उससे 1 का मल्टीप्लाई इससे 2 का होगा तो CaOH होल टॉइस। ठीक है। सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट देखो इसमें कहां लिखा है सोडियम और नाइट्रेट कहां लिखा है ढूंढो। देखो Na तो वो दिख रहा +1 ठीक और NO3 ये दिख रहा -1 मतलब कुछ नहीं करना सीधा लिखना है जहां +1 -1 है ये NO3 नाइट्रेट तो सीधा लिख जाएगा क्या NaNO3। किसी या किसी में मल्टीप्लाई होना क्या नहीं यू कैन डायरेक्टली राइट NaNO सोडियम नाइट्रेट ये हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनवा चुका हूं है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl नहीं अच्छे से देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो अच्छे से क्या होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है ठीक है ठीक है ऑनलाइन वाला आंसर AlCl3 राइट। एल्यूमिनियम की क्या है 3 और क्लोरीन की -1 तो इसके नीचे 3 इसके नीचे 1 AlCl3। नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शंस। अब आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो लेकिन आज की जगह कल ये टेबल भूल जाओगे फिर इशू जाएगा। वो माइनर मिस्टेक्स पे मार्क्स कटते हैं तो ये आपको क्या रहना चाहिए याद। अब तो फॉर्मूला बनाते बन जाएगा ना छोड़े थोड़े मोड़े भी अगर याद है तो उससे भी अपना काम हो जाएगा। चलिए हेडिंग डाली थी कल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लिखिए थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाने हैं सीखिए अच्छे से 11th-12th में बहुत काम में आएगा। फिलहाल मैंने 9th में कोशिश की थी कुछ चैप्टर्स की बनवाने की बट अब आप बहुत अच्छे से देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक द नोट्स बनाइए फिर राइट अच्छे से। कोई आगे लिख रहा कोई पीछे लिख रहा अगर आज कॉपी नहीं लाए हैं कोई बात नहीं और सुनिए प्रॉपर कॉपी बनाइए। देखिए आप रफ वाली कॉपी लोगे तो कितने की आएगी 40 की आएगी या 50 की आएगी। तीसरों पे और मिलाओगे तो आपको स्पाइरल वाली कॉपी मिलेगी। देखिए स्पाइरल वाली कॉपी आई एम सजेस्टिंग जो स्पाइरल वाली कॉपी रहती है ना आप वो बनाए। आप एक कॉपी बनाए 200-300 पेज की उसमें आपके सारे नोट्स आ जाएंगे लेकिन वो आपके लिए इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप उनके फॉसिल्स भी बनाओगे तो भी खराब नहीं होंगे। इतने बढ़िया नोट्स रहेंगे। इतनी मोटी कॉपी इसलिए बनाना है आपके नोट्स कम रहेंगे नोट्स लेंदी नहीं रहेंगे लेकिन आपके उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको बोर्ड्स में आने हैं राइट। वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिए जाएंगे और वो आपको यहां करवाए जाएंगे। जो नोट्स में आपका इंक्रीमेंट होगा वो बार बार किस चीज में होगा क्वेश्चंस में होगा राइट। और नोट्स भी अच्छे से बनाने तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉपी ऐसी बनाइए जो आपके लिए क्या हो लाभदायक। वरना आप आज बनाओ कल वो फटे दिक्कत जाए। रफ पेजेस क्या होते हैं ना साल के एंड तक आप देखोगे ना तो वो पेन आगे पीछे उछलने लगता है मजा नहीं आता पढ़ने में। और नोट्स अच्छे हो ना तो मजा आता है उनको बार बार पढ़ने में समझ रहे हो। तो तरीके से नोट्स बनाइए एक स्पाइरल वाली कॉपी लीजिए अभी लिख लीजिए रफ में लिखिए। चलिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का नाम है। उसके बाद साइड हेडिंग डालिए साइड हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन।
इसके अंदर लिखे, जितनी भी हेडिंग्स है वो ब्लैक और जो अंदर लिखना है वो ब्लू, यू ऑलरेडी नो राइट। यू कैन यूज 2 पेन्स, यू कैन यूज 1 पेन, आपकी मर्जी। लिखे, whenever a chemical change occurs, whenever a chemical change occurs, 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 comma, a chemical reaction takes place, a chemical reaction takes place, full stop। इसी के अंदर लिखे पैरा चेंज करके, द नेचर एंड आइडेंटिटी of the initial substances, the nature and identity of the initial substances changed, full stop। पैरा चेंज करिए। एग्जाम्पल, milk is left at room temperature, milk is left at room temperature। दूसरा एग्जाम्पल लिखे, grapes gets fermented, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। grapes get fermented, fermentation bio, FERMENTATION, fermented, full stop। Following observations helps us to determine, following observations helps us to determine a chemical reaction, a chemical reaction। इसके अंदर लिखे, नंबर 1, change in color, change in color। नंबर 2, change in state, change in state, STATE। ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, सेकंड वाले में ब्रैकेट के अंदर लिखिए I.E, इसका मतलब है I.E फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, in case of burning of a candle, in case of burning of a candle। आपने देखा होगा जब वैक्स बर्न होती है, पहले वो सॉलिड फॉर्म में रहती है, उसके बाद जब बर्न होती है तो उसमें आपको लिक्विड दिखता है, वाटर टाइप, राइट। सो आप देख रहे हो कि स्टेट का चेंज हो रहा है, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आई टोल्ड यू यस्टरडे, राइट। अगर स्टेट का चेंज आपको देखने मिल रहा है, इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या? हाँ, बट जो बर्निंग ऑफ वैक्स है वो भी रिवर्सिबल नहीं है। जो तुमने वैक्स जला ली, उस वैक्स को वापस नहीं जला सकती तुम, वरना उसी वैक्स उठा के फिर से मोमबत्ती नहीं बना देती। जो वैक्स तुमने यूज कर ली,
लाइट जल गई, कभी उस वैक्स से मोमबत्ती बनते देखा है? नहीं। बर्निंग ऑफ वैक्स इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज। वो वैक्स खराब हो गई, आप उसको किसी और चीज में यूज कर लो, फाइन इनफ, बट उससे वापस से कैंडल नहीं बना सकते। ये मिथ है कि वो बाद में वैसी दिखती है तो उठा के लपेट के फिर से बन जाएगी, नहीं, वो खराब हो गई। जली हुई वैक्स से आप फिर से नहीं बना सकते, राइट? सो केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर का एग्जांपल इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी आप पोटेशियम परमैंगनेट डाइक्रोमेट के बारे में नहीं जानते। ये आपने विजुअली देखा है कि लैब में कभी भी आप अगर एक ट्यूब में कुछ लो और उसमें कुछ मिला दो दूसरे ट्यूब से, तो कलर्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं, राइट? तो ये जब आप आगे चल के और इनके बारे में जानोगे, रिएक्टेंट्स के बारे में, तो आपको पता पड़ेगा। थर्ड, नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसके अंदर ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो। व्हेन, नहीं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम, कोई ये लिखा बोर्ड पे, क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CO। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जहां क्विक लाइम लिखा हुआ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये क्या है? CaO। अभी आप बाद में मिलोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इनसे, राइट? स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH पोल्टोइस। अगर हमारी भाषा में कहा जाए तो कलाई। जब देखते हो चूना में पानी मिलाते हो तो कलाई बनती है, हीट निकलती है ना, इसका मतलब टेम्परेचर में क्या आ रहा है? चेंज। ये वही है चूना, और ये क्या है? कलाई। जब चूना में पानी मिलाया तो क्या बनी? कलाई। उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि आपने CaO में क्या मिलाया है? पानी। क्या मिलाया? पानी। तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। इसके कारण रिएक्शन हुआ और क्या बना? प्रोडक्ट, दैट इज द स्लेक्ड लाइन। और स्लेक्ड लाइन को लिखने का तरीका क्या है? CaOH पोल्टोइस। ओके। आपने कभी अपने दादी वगैरह को देखा होगा कि मटके में, मटका रहता है ना, मटके में चूना रहता है, पान में जो चूना यूज करता है वो, और उसमें आप बहुत सारा पानी डाल के वो पोतने वाला एक सब्सटेंस बनाते हो ना, उसको कलाई कहते हैं। व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश अलग चीज हो। घर में, हाँ, जिनसे वो अपन घर में जब लीपा पोती होती है तो वो बॉर्डर्स बनाते हैं, एग्जैक्टली दैट इज कलाई। बुंदेलखंडी वर्ड है वो समझाने के लिए। दैट इज अ स्लेक्ट लाइन, दैट इज अ स्लेक्ट लाइन। तो क्विक लाइन में पानी को मिलाया तो क्या बना? स्लेक्ट लाइन। ये रिएक्शन आपने देखा हुआ है, और जब आपने ये रिएक्शन देखा होगा तो आपने देखा होगा मटका बहुत गर्म हो जाता है, उसमें से धुआं निकलता है, मतलब देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, राइट? ये रिएक्शन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आगे मिलेगा। क्लियर दिस? ये वाला क्लियर हुआ? नंबर 4, evolution of a gas. Evolution of a gas.
देखिए, ये आपने नहीं देखा होगा, बट आपके बुक की एक्टिविटी नंबर 2 है। केमिस्ट्री लैब में अपन चलेंगे एक आध दिन। ऐसा एक बीकर आपको मिलेगा, उस बीकर के अंदर आपको एसिड लेना है। क्या लेना है? अपने यहां पे 2 एसिड अवेलेबल है। कौन कौन से अवेलेबल है, किसी को पता है? सबसे ज्यादा जो 2 एसिड यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री लैब में, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सीलेंट, उसी को आप कहते हो H2SO4। अभी मैंने लिखा था, या तो आप इसको कहते हो हाइड्रोजन सल्फेट, या आप इसको कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप इसको कहते हो H2SO4। एक और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है वहां पे, कौन सा? HCl। कौन सा है? HCl। तो हमारी लैब में मेनली 2 एसिड्स रहते हैं, एक रहता है H2SO4 और एक रहता है HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लेकिन इनको वीक भी किया जा सकता है पानी में लाकर। तो 2 फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। एक फॉर्म कहलाता है कंसंट्रेटेड और दूसरा फॉर्म कहलाता है डाइल्यूटेड। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगे। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है अपने ओरिजिनल, अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, कि एक बूंद अगर आपके हाथ पे गिर गई तो आपके हाथ की खाल गई। स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम H2SO4 भी एज अ कंसंट्रेटेड और एज अ डाइल्यूट प्रेजेंट रहता है, HCl भी एज अ कंसंट्रेटेड और एज अ डाइल्यूट। नाम बस केमिस्ट्री के दे दिए, मतलब वही है, एक थोड़ा हैवी मीठ और एक थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ, राइट? तो जो बिल्कुल हैवी रहता है वो कंसंट्रेटेड और जो पानी मिलाया हुआ हल्का सा वीक रहता है वो डाइल्यूटेड, राइट? तो आपको जो दिया जाएगा वो डाइल्यूटेड दिया जाएगा, क्योंकि आप नए हो। तो अगर आपने इसमें एसिड लिया है और इसके अंदर आपने छोटे छोटे जिंक, किसके? जिंक के टुकड़े डालने, ठीक? यहां से आपको एक गैस निकलते हुए दिखेगी। क्या दिखेगी? गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, राइट? इसका मतलब है कि जब जिंक और H2SO4 में रिएक्शन हुआ तो क्या निकली? गैस निकली। मतलब गैस का निकलना हमें क्या बताता है? दैट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो जैसे कलर का चेंज होना हमें बताता है कि रिएक्शन हुआ है, जैसे स्टेट का चेंज होना हमें बताता है कि रिएक्शन हुआ है, वैसे ही गैस का निकलना भी हमें बताता है कि रिएक्शन हुआ है। जैसे टेम्परेचर का चेंज होना हमें बताता है कि रिएक्शन हुआ है। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कलर, स्टेट, टेम्परेचर, गैस। इन द लास्ट वन इज, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कल स्पेलिंग बताई थी, PRECI। ये किसको याद है प्रेसिपिटेट कब बनता है? कल बताया था। गुड, वेरी गुड। 2 एक्वस सॉल्यूशंस मिलते हैं जब। एक्वस सॉल्यूशन से मतलब क्या है सर? लिक्विड वाले, वेरी गुड। जब आपके 2 रिएक्टेंट्स क्या हो? लिक्विड हो। लिक्विड का दूसरा नाम केमिस्ट्री में क्या है? एक्वस। तो जब आपके दोनों रिएक्टेंट्स क्या हो? एक्वस हो, तो बहुत से केसेस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो ऑल टुगेदर लिक्विड मिलेगा ही, क्योंकि 2 लिक्विड मिले हैं, लेकिन उन लिक्विड से आपको थोड़ा थोड़ा उस प्रोडक्ट में सॉलिड के टुकड़े भी दिखेंगे, जिसका नाम क्या है? प्रेसिपिटेट। जब आप 2 एक्वस सॉल्यूशंस को मिला के कोई रिएक्शन करते हो तो आपको हल्का फुल्का सा क्या मिलता है? सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है, जिसका नाम क्या है? प्रेसिपिटेट। गुड, सो दिस इज प्रेसिपिटेट। अभी आपके लिए प्रेसिपिटेट में इतना ही काफी है। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के अंदर लिख लीजिए ब्रैकेट में,
When potassium iodide solution, potassium iodide, iodide, iodide solution is added to a lead nitrate, added to a lead, 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 पीबी से जिसको डिनोट करते हो, किससे डिनोट करते हो लेड को? पीबी, आगे मिलेगा। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन comma a yellow precipitate, a yellow precipitate, वो लिखा precipitate, a yellow precipitate is formed, right? तो ये एग्जाम्पल है, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है, केमिस्ट्री लैब में होगी। जब आप दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाओगे, ये लैब में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप देखोगे कि बहुत देर तक उसको शेक करने के बाद आपको येलो कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस उसमें दिखेगा। आप सोच सकते हो आपने दो लिक्विड मिलाया है, उसके बाद आपने क्या बना लिया उनसे? सॉलिड। तो ये आपको लैब में मिलेगा। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने 3 एक्टिविटीज देखी, समझ रहे हो? तो ये सब आप टेंशन मत लो, जब तक आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर होंगे आप इन सब एलिमेंट से बहुत अच्छे से रूबरू हो जाओगे, राइट? सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हो गया क्या, इन 5 चीजों से हमें पता पड़ता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर आपके सामने ये केमिकल रिएक्शन लिखा है तो आप बता सकते हो कि इन दोनों का नाम क्या है? रिएक्टेंट्स। इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट, राइट? और ये क्या कहलाता है? एरो। ये बताता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड अ प्रोडक्ट, राइट? देखिए हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन, example of a reaction when a magnesium ribbon burns in air comma it burns with a dazzling, 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 dazzling white flame, 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 and changes into a white powder, named क्या कहते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
फाइन। उसी के जस्ट बाद ये लिख लीजिए, जो आपने वर्ड्स में लिखा है अब वो आप किस में लिख रहे हो, सिंबल्स। आपका मैग्नीशियम एयर में क्या हुआ, बर्न, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे जो आपने वर्ड्स में लिखा है वो आप रिएक्शन में लिख रहे हो। इसके जस्ट नीचे द सब्सटेंसेस which undergo chemical change कौन कौन से गए, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल चेंज के लिए गए हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यही दो तो गए हैं। यही तो गए किसके लिए, केमिकल चेंज के, राइट, आर कॉल्ड chemical change are called reactants are called reactants। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो Mg and O2, Mg and O2। रिएक्टेंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, ये डेफिनेशन है रिएक्टेंट्स की। आगे लिखिए, The new substance, आप पैरा चेंज कर दो, the new substance formed during the reaction is called product, प्रोडक्ट। तो ये एमजीओ क्या है, प्रोडक्ट। तो ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, प्रोडक्ट, सॉरी ब्रैकेट में लिख लोगे एमजीओ। फाइन, नो जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन, कल भी मैंने बताया था। इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed। मतलब कि जो मास रिएक्टेंट्स का है वही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का, राइट। यहां पे देखिए, Mg का एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, यहां भी Mg का एक एटम है, तो Mg का मास तो कंजर्व्ड है, राइट। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे कितने हैं, मास कंजर्व है क्या, नहीं है ना। मतलब ये रिएक्शन ठीक हुआ है, बट दिस इज अ स्केलेटल रिएक्शन। अभी इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। आपको क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, किसी भी बच्चे पे नहीं बना था उस टाइम पे, आज से 1 साल पहले, दैट व्हाई एनी रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड और व्हाट डू यू मीन बाय एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन। आप बताइए कैसे आंसर करोगे, कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस होता है। दिस डज नॉट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा रिएक्शन है जो अनबैलेंस्ड है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, यह भी अनबैलेंस्ड है। क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की मासेस क्या है, सेम नहीं है। या तो आप ये आंसर करोगे दैट द रिएक्शन विच डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो जैसे कि तुमने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के।
तो अगर नहीं है तो वो कैसा है? अनबैलेंस। तो दो आंसर। ज्यादा बेसिक कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा कौन सा है? एटम्स के टर्म्स कि नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के दोनों तरफ क्या हो? सेम हो। तो आई कैन से द रिएक्शन इज बैलेंस। तो अब हमें इसको बैलेंस करना सीखना है, जिससे आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में, राइट? अभी देखो, इसके दो है, इसका एक एक तो है, इसका कितना है? एक। इसके दो करने पड़ेंगे। यहां बाहर 2 से क्या कर दो? अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम का काम बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? अभी मैग्नीशियम यहां कितना दिख रहा है? एक। मसाला यहां कितने हो गए? दो। कोई बात नहीं, लो अब देख लो, सबके सब क्या हो गए? बैलेंस। कल इसको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। एक सिंपल रिएक्शन है तो ऐसे ही हो गया ओरली। बड़ा रिएक्शन आएगा तो एक तरीका होता है करने का, ठीक? सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द बैलेंसिंग, द सेकेंड पार्ट। कल शुरू होकर कल ही खत्म हो जाएगी बैलेंसिंग, 1 घंटे। फिर आपसे बैलेंसिंग के 11th क्लास तक के क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट? वी विल डू द बैलेंसिंग टुमारो, राइट? अच्छा, एक और बात सुनो अच्छे से, रिकॉर्डिंग के बाद।